चलो बेटा, आज हम लोगों को ये वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे आज हम लोग। और ये चैप्टर नंबर है 10 और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं एग्जाम में। इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन, डिफ्रैक्शन, हाइजेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन का प्रूफ, इसी चैप्टर के अंदर आता है सारा कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलो भाई, फाइनली हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज चैप्टर का नाम हो गया तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो भैया, वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले देखो करना क्या क्या है। एक छोटी सी चीज है, इसमें लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में कम से कम 3 या 4 स्टेटमेंट है। शुरू कर दें पढ़ना। अपना खाना पीना लेके बैठो, है ना, कुछ खाने पीने का पानी वानी लेके बैठो, अपना जो भी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो, तो सबसे पहली चीज शुरुआत होती है इसमें कुछ लाइट्स की प्रॉपर्टी से। लाइट की प्रॉपर्टी से शुरुआत होती है। किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या कहा, किन किन साइंटिस्टों ने क्या क्या बोला, उसकी प्रॉपर्टी से शुरुआत होती है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोला गया था। सबसे पहले जो था ये था कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। देखो बेटा, सबसे पहले क्या बोला गया था, कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन साहब ने बोला था इसको। न्यूटन चाचा ने, न्यूटन ने बोला कर्पस्कुलर थ्योरी में कि द ग्रेट अमंग द ग्रेटेस्ट, भैया महानों में महान तो थे ही ससुरा, सबसे बड़े साइंटिस्ट, proposed in जो भी 1675 that light consists of tiny particles called corpuscles। लाइट जो है ना अपने अंदर बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल रखती है, अपने अंदर साथ रखती है, जिनको corpuscles कहते हैं, which are shot out at high speed by a luminous object। और वो जो पार्टिकल्स हैं उसको शॉट आउट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, भेजा जा रहा है किसी चमकदार चीज से, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, बल्ब कुछ भी हो, आग, कोई भी चीज हो, उससे उसको चलाया जा रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को। दिस थ्योरी could explain the reflection, refraction and rectilinear propagation of light। ये जो थ्योरी थी इसने रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को फॉलो किया, प्रूफ किया, बताया। तो न्यूटन साहब ने इतनी बातें बताई कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में कि लाइट कर्पस्कल्स मतलब पार्टिकल से मिलकर बना है। वो पार्टिकल मीडियम में भेजे जाते हैं आगे किसी चमकदार ऑब्जेक्ट के द्वारा। पूछ लेते हैं कभी कभी, बताओ क्या कर्पस्कुलर थ्योरी ने इंटरफेरेंस को समझाया? क्या कर्पस्कुलर थ्योरी ने डिफ्रैक्शन को समझाया? आंसर है ना। आंसर है ना, क्योंकि सिर्फ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को समझाया। याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असर्शन रीजन में या एमसीक्यू में 1 नंबर का कहीं पूछ देते हैं तो ये याद रखना होता है। चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आए देखो वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सी थ्योरी जी? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखो ध्यान से बेटा, अब क्या है ये वेव थ्योरी, क्या कहती है? देखो बच्चे, वेव थ्योरी हमको कहती है, देखो जी, वेव थ्योरी हमको कहती है कि कब की शुरुआत हुई? इन 1678, 1678, 1678। सोच के देखो, 16, 78, 1700, 300, ये हो गया। अरे बाप रे बाप, 300-350 साल पहले ये लोग ये कर रहे थे। डच साइंटिस्ट कौन? क्रिश्चियन हाइजेंस। 350 साल पहले एक हाइजेंस साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोला, सजेस्टेड दैट लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह चल रही है। सुनना, लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह चल रही है। उसने बोला, हमने नहीं बोला, उसने बोला। जस्ट एज साउंड प्रोपगेट्स थ्रू एयर, साउंड प्रोपगेट्स थ्रू एयर, जैसे हवा में आवाज चलती है वैसे लाइट चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। He proposed that light waves propagate through
an all pervading hypothetical medium called luminiferous ether. देखो, उसने कहा कि लाइट वेव्स प्रोपेगेट करती हैं ऑल प्रिवेडिंग हाइपोथेटिकल मीडियम, हर तरीके के मीडियम में, कॉल्ड ल्यूमिनिफेरस ईथर। अब यार ये क्या था? सन से लेकर पृथ्वी तक के बीच में वैक्यूम है, सन से लेकर पृथ्वी तक के बीच में वैक्यूम है, और वैक्यूम में साउंड चलती नहीं है। उसने बोला कि चलती है। तो अगर साउंड वैक्यूम में नहीं चलती है और लाइट को भी तुम कह रहे हो कि साउंड जैसा है, इसका मतलब साउंड को भी वैक्यूम में नहीं चलना चाहिए था। सुन रहे हो? मैं कह रहा हूं कि साउंड वैक्यूम में नहीं चलती है, तुम कह रहे हो कि लाइट साउंड जैसी है और साउंड वैक्यूम में चलती नहीं है, तो लाइट भी वैक्यूम में ना चले। रूल तो यही कहता है, वही गलत साबित होगा ये। तो लेटर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ मीडियम वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू इट्स कंट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज। इस तरीके की चीजें बाद में डिस्कार्ड कर दी गई थी। फ्रेस्नेल एंड यंग शोज दैट, अब ये आए देखो, फ्रेस्नेल और यंग ने कहा लाइट प्रोपगेट्स एज अ ट्रांसवर्स वेव। हाइजेंस ने कहा था लॉन्गिट्यूडनल वेव। सुनो यार, अबे हाइजेंस ने कहा था लॉन्गिट्यूडनल वेव, गलत कहा था। इसने, यंग्स ने, और फ्रेस्नेल और यंग्स ने बोला ट्रांसवर्स वेव, 100% सही कहा। क्यों? सूरज से लेकर पृथ्वी तक वैक्यूम है, लाइट भी आ रही है और लाइट ट्रांसवर्स वेव है, मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ट्रांसवर्स वेव है। दिस सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, और जब कोई चीज सच पता चल जाती है तो वो तो सक्सेसफुली सब कुछ एक्सप्लेन्ड भैया। Successfully explained the reflection, refraction, as well as interference, diffraction, polarization, लाइट की जो जो प्रॉपर्टी है सब फॉलो होती हैं, लाइट की जो जो प्रॉपर्टी है सब फॉलो होती हैं, सिंपल सी बात। तो ये हो गया वेव थ्योरी ऑफ लाइट। पूछ लेते हैं यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बेटा। वेव थ्योरी में सबसे पहली बात तो ये होती है कि हाइजेंस ने क्या कहा, लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला, गलत बोला। फ्रेस्नेल और यंग ने क्या बोला, लाइट को ट्रांसवर्स वेव बोला, सही बोला। ट्रांसवर्स वेव किन किन बातों को बताती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सबको बताती है। लाइट की सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, वो प्रॉपर्टी ऊपर वाली फॉलो नहीं हो रही थी, ये वाली फॉलो हो रही है, ये ट्रांसवर्स नेचर से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो कौन है, प्लांक आए, प्लांक। प्लांक, इन्होंने देखो क्या बोला, प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सी थ्योरी? देखो बेटा, प्लांक की क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। हाँ बेटा ज्वाइन कर लो फटाफट, आ जाओ यार। देखो ठीक, क्योंकि अब इसके बाद तो वेव ऑप्टिक्स इस जन्म में तुम किसी टीचर द्वारा नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि अब जो खत्म है तो खत्म, जनवरी चल रही है, 37 डेज दिन बाद पेपर है। तो भैया प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? प्लांक ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू प्लांक, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। प्लांक कहता था कि लाइट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको बेटा? हम फोटॉन्स कहते हैं, पैकेट के फॉर्म में चलती है। इन 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन used this theory to explain the photoelectric effect, emission of electrons from the metal surface when light falls on it. इसी थ्योरी का यूज करके आइंस्टाइन ने 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। सोच के देखो, छोटी छोटी बातें। प्लांक ने थ्योरी दी, उसी का यूज आइंस्टाइन ने किया, आइंस्टाइन ने यूज करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, नोबेल प्राइज ले गया। जा कर लो जो करना है। So we see that in phenomena like interference, diffraction, polarization, light behaves as wave. बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझ रहे हो? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये, कोई तुमसे पूछे इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में और पोलराइजेशन में
लाइट कौन सा नेचर शो करती है? तो लाइट वेव नेचर शो करती है। इंटरफेरेंस में, डिफ्रैक्शन में, पोलराइजेशन में लाइट वेव शो करती है। जहां पे दूसरी जगह while in photoelectric effect it behaves as a particle, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये पार्टिकल की तरह शो करती है। डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट लाइट हैज डुअल नेचर, और डी ब्रॉगली ने कहा लाइट डुअल नेचर रखती है, पार्टिकल भी शो करती है, वेव नेचर भी शो करती है। दोगला है लाइट, ससुरा दोगला है। आजकल के जमाने जैसे लोगों जैसे वेव भी है, सोचो, वेव भी है, पार्टिकल भी है, दोगला है। कहीं किसी जैसे काम करेगा, कहीं किसी जैसा। डुअल नेचर है। जैसे आजकल लोगों के अंदर है डुअल नेचर, किसी के सामने रहेंगे तो उसके जैसा हो जाएंगे, दूसरे के सामने जाएंगे तो उसके जैसा हो जाएगा सब दूसरा। तो लाइट भी डुअल नेचर है, ये डी ब्रॉगली बताया भैया। दैट इट कैन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, और ये पार्टिकल की तरह और वेव की तरह, दोनों की तरह काम करती है। तो ये कुल मिलाकर हम लोगों ने 3 बातें सीखी। पहला था कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, न्यूटन ने दी। दूसरा वेव थ्योरी ऑफ लाइट, हाइजेंस ने और फ्रेस्नेल ने बोला, और साथ में प्लांक ने, क्या कहते हैं उसको, यंग्स ने भी बोला। हाइजेंस ने बोला था लॉन्गिट्यूडनल है, गलत हो गया, और तुम्हारा यंग्स ने और फ्रेस्नेल ने बोला ट्रांसवर्स है, सही हो गया। प्लांक ने बोला, उसका यूज किया थ्योरी का, तो आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, नोबेल प्राइज जीता। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन में वेव नेचर है, फोटोइलेक्ट्रिक में पार्टिकल नेचर है। तुम्हारे सामने है सब कुछ, है ना। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, छोटे छोटे पॉइंट वाइज नोट्स जरूर बना लेना कॉपी के पेज पे, कहीं किनारे, जहां मन करे वहां। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलो अब शुरुआत होती है वेव फ्रंट की। सुनना जरा ध्यान से, वेव फ्रंट किसे कहते हैं? देखो जी, वेव फ्रंट क्या, वेव फ्रंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट कर करा के खत्म। ध्यान दो बेटा, वेव फ्रंट किसे कहते हैं? एक्यूरेट डेफिनेशंस तुम लोगों को आनी चाहिए, एक्यूरेसी आनी चाहिए कि भैया एक्यूरेट तुम किसी चीज को क्या बोल पाते हो। देखो वेव फ्रंट, अब कोई लाइट सोर्स है एस, इस लाइट सोर्स से कुछ पार्टिकल्स आगे की तरफ वाइब्रेट होते हुए पहुंचे। जब ये पार्टिकल आगे की तरफ वाइब्रेट होते हुए पहुंचे तो इन्होंने अगले पार्टिकल को धक्का दिया, फिर इन पार्टिकल ने अगले वाले पार्टिकल को धक्का दिया। अब ये ऐसे कैसे धक्का दे दे के आगे एनर्जी को फ्लो करवा रहे हैं। पिछला पार्टिकल अगले को, अगले को, अगले को, अगले को, अगले को, अगले को, अगले धक्का देता जा रहा है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, बोलो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लो इस टाइम पर टी पर, उस टाइम टी पर जितने भी पार्टिकल यहां हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में, वो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में, और इन पार्टिकल का लोकस उस पर्टिकुलर टाइम पर इन पार्टिकल का सारा लोकस जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, वही वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका जो लोकस, वही तुम्हारा वेव फ्रंट कहला रहा है। वेव का फ्रंट पार्ट, लाइट चल रही है तो उसका फ्रंट पार्ट जो आगे लगातार आगे बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है ना, समझ रहे हो? वही वेव फ्रंट है, वही वेव फ्रंट है, वही वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट 3 तरीके के होते हैं। चलो पहले डेफिनेशन देखो, क्या है डेफिनेशन इसकी। देखो भैया समझो, डेफिनेशन समझना इसके सबसे पहले। ये देखो बेटा डेफिनेशन इसकी, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन,
देखो क्या लिखा है, अ वेव फ्रंट, ऊपर, अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस लोकस। एग्जाम में सटीकता बहुत जरूरी है, एग्जाम में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, एग्जाम में बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने घिच पिच गचुर पचुर किया, सब घिचर पचर एकदम टट्टी हो जाएगा, सब एकदम समझ लो। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मीडियम के सारे पार्टिकल्स, समझ रहे हो, जिनका लोकस जो सेम फेज में, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट, उन पार्टिकल्स का लोकस जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे थे, उनको, उसी लोकस को वेव फ्रंट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वेव फ्रंट कह देते हैं। हाँ, काम खत्म। अब जब वेव फ्रंट कह ही दिया तो 3 तरीके के वेव फ्रंट होते हैं। देखो बेटा, पहला वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। कौन सा भैया? स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट होने के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए? पॉइंट सोर्स होना चाहिए, पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होने के लिए कैसा सोर्स होना चाहिए? लाइन सोर्स होना चाहिए, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट, कोई प्लेन सोर्स हो जाए, या तो सोर्स प्लेन हो जाए या कैसा भी सोर्स चलेगा, या सोर्स प्लेन ले लो या कैसा भी सोर्स चलेगा। अभी समझाता हूं कैसे, कैसा भी सोर्स क्यों चलेगा। देखो मेरे बच्चों, सुनना, सोच के देखो। एक सोर्स है, इस सोर्स से स्फेरिकल वेव निकली, स्फेरिकल वेव निकली, स्फेरिकल वेव निकली, स्फेरिकल, 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 ऐसे निकलती गई स्फेरिकल। अब तुम देखो, अब तुम जाके खड़े हो गए इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम ऑब्जर्वर हो, तो तुम्हारे पास जो उस स्फेयर का छोटा सा हिस्सा पहुंचा, वो छोटा सा हिस्सा कैसा है बेटा? प्लेन। छोटा सा हिस्सा कैसा है? प्लेन। तो प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए या तो तुम सोर्स प्लेन ले लो, या तो तुम कैसा भी सोर्स ले लो। अब तुम कैसा भी सोर्स ले लोगे ना यार, तो भी तुम प्लेन वेव फ्रंट बना लोगे, बस तुम दूर खड़े हो जाओ जाके। जैसे पृथ्वी स्फेरिकल है लगभग, तुम्हारे पापा ने जो जमीन खरीद के घर बनाया है, जिस घर में तुम बैठ के इस समय क्लास ले रहे हो, उस घर का वो कमरा जिसमें तुम बैठे हो, उसके फर्श को देखो, तो क्या फर्श गोल है? ऐसे ऐसे है फर्श? नहीं है ना, फ्लैट है। तो पृथ्वी गोल है, लेकिन उस पृथ्वी का बहुत छोटा सा हिस्सा, क्योंकि बहुत बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा निकाल लो, वो छोटा सा हिस्सा क्या है? फ्लैट। वही प्लेन वेव फ्रंट है। तो पूरे स्फेरिकल वेव फ्रंट का छोटा सा हिस्सा प्लेन वेव फ्रंट है। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब आई महाराज हाइजेंस प्रिंसिपल। ई देखो क्या कहता है हाइजेंस, बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट था हाइजेंस। देखो बेटा, चैप्टर की शुरुआत इसी टॉपिक से है। कौन सा प्रिंसिपल? हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, चलो बच्चों आगे छोड़ो, पहले इतना बताओ, जितना अभी तक बताया सब समझ में आया? सारी थ्योरी वेव फ्रंट, फिर आगे बढ़ूं मैं। हैंड रेज प्लीज, हैंड रेज बच्चों, हैंड रेज। जितना अभी तक बताया सब क्लियर है? हैंड रेज एवरीवन। जो हाथ ऊपर नहीं करेगा लगेगा खाली वो क्लास में है नहीं, शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर। नाम सामने दिख रहा है मेरे, कौन कौन हैंड रेज कर रहा है, तुम भी देख सकते हो, ये रहा सबका नाम, देखो भाई, बढ़िया। चलो भैया, अति सुंदर।
बच्चे अच्छे हो तुम, ऊपर वाला करे कि भाई सब अच्छे नंबर लाओ, अब बहुत ही बढ़िया नंबर एकदम टॉप ऑफ करो, बढ़िया एकदम, हमारे ऑटो से आएंगे हम तुम्हारे घर, ऑटो करके टुक टुक करके, हल्की हो या भारी, 10 रुपए सवारी। देखो हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है, समझो। हाइजेंस प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजेंस प्रिंसिपल वेव थ्योरी पर डिपेंड है। कभी कभी पूछ देते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल कौन सी थ्योरी पर डिपेंड है, अब बच्चा से पका गया, ऐसा सारा पार्टिकल थ्योरी भी है, वेव थ्योरी भी है, तो हम कौन सा बोले वहां पे। इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, इतनी सारी पढ़ाइयां करने के बाद, जाने क्या क्या याद करने के बाद, किसे पता चल रहा है कि वहां पे वेव थ्योरी याद रखनी है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इट टेल्स हाउ अ वेव फ्रंट प्रोपगेट्स थ्रू अ मीडियम। इसने बताया वेव कैसे चलती है मीडियम में। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, याद रखना, बताओ, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, अब यार प्लीज सब भूल जाओ, याद रखना कुछ। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले कोई भी पॉइंट, वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले पॉइंट्स is a source of the secondary waves। ये पॉइंट ही एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे आगे बनाने वाली वेव के फॉर्मेशन के लिए। अगली वेव का निर्माण ये सोर्स की तरह काम करेंगे पार्टिकल्स। किसी वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले पार्टिकल अगली वेव फ्रंट का फॉर्मेशन करते हैं, और इस पर पाए जाने वाले पार्टिकल इससे अगली का फॉर्मेशन करते हैं, which adds up to give a wave front at any later time। और यही धीरे 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 अगले आने वाले समय तक आगे बढ़ते जाते हैं। तो किसी वेव फ्रंट पर बेटा, किसी वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले पार्टिकल पॉइंट्स अगले वेव फ्रंट के निर्माण में काम आते हैं। अब उस पे पाए जाने वाले पॉइंट उससे अगले, उससे अगले, उस पे, ये लगातार प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। तो लाइट का चलना उसने ऐसे सिखाया कि वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले पॉइंट सोर्स की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? सोर्स की तरह काम करते हैं, और आगे बनने वाला वेव फ्रंट का काम पिछले वाले सोर्स करते हैं। उससे अगले वाली वेव फ्रंट पिछले वेव फ्रंट के पार्टिकल, उससे अगली वेव फ्रंट पिछले वेव फ्रंट के पार्टिकल, ऐसे धक्का देके आगे बढ़ाया जाता है, पुश करके। अभी हम तुमको वो भी दिखाएंगे कि कैसे लगातार मीडियम में चीजों को पुश करके आगे बढ़ाया जाता है। देखते हैं, मिल जाता है तो दिखा देते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल है ये। आगे बढ़े। हाइजेंस ने 3 बातें बताई, सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें। देखो क्या बताई 3 बातें। ये देखो, हाइजेंस ने सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें बताई। अब वो 3 बातें क्या थी, सुनेंगे ध्यान से। पहली बात, हाइजेंस ने पहली बात क्या बताई? ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, हर वेव फ्रंट के जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं, एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, फ्रूट सलाद, तो एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ द न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स और वेवलेट्स। अभी बताया, हर वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले पॉइंट एक सोर्स हैं, फ्रेश सोर्स हैं अगले वेव फ्रंट को बनाने के लिए। हटाओ। दूसरी बात, द सेकेंडरी वेवलेट्स, आगे आने वाले, spread out in all directions with the speed of light in the given medium। धक्का मारा,
अगला वेव फ्रंट बना, उसने धक्का मारा, अगला वेव फ्रंट बना, उसने धक्का मारा, अगला वेव फ्रंट बना, लेकिन धक्का मारने पर जो इनकी स्पीड थी वो लाइट के बराबर रही, कम नहीं हुई। तो वही कह रहे हैं द सेकेंडरी वेवलेट्स, आगे आने वाले, स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में फैलते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। तीसरा, द न्यू वेव फ्रंट इन एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप, टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड सेकेंडरी वेवलेट्स एट द टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आगे बनने वाला कोई भी वेव फ्रंट पिछले वाले का एनवेलप होता है। अगला वेव फ्रंट पिछले वाले का एनवेलप होता है, अगला वेव फ्रंट पिछले वाले का, अगला वाला पिछले वाले का एनवेलप होता है। एनवेलप का मतलब क्या होता है? एनवेलप का मतलब होता है उसी जैसा उससे बड़ा, उसी जैसा उससे बड़ा। एनवेलप, लिफाफा, लिफाफा उसी जैसा उससे बड़ा। तो बस अगला वेव फ्रंट उसी जैसा उससे बड़ा है, उसी जैसा है, उसी जैसा है, उससे बड़ा है। तो ये तीन बातें हाइजेंस ने बताई। पहली क्या बताई? हर पॉइंट जो होता है किसी वेव फ्रंट पर पाया जाने वाला वो एक फ्रेश सोर्स है, आगे बनाएगा। दूसरी बात क्या बताई? लाइट आगे बढ़ती जाती है धक्का दे दे के, धक्का दे दे के, सेकेंडरी तो टर्सरी, फिर आगे आगे आगे, सब लाइट की स्पीड से चलती हैं, पूरे मीडियम में हर तरफ चलती हैं। और तीसरा क्या बताया? सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी की एनवेलप होती है। क्लियर होगी बात? सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी की एनवेलप होती है। पहला क्या बताया? रट लो, ये लिखने को आता है, तुम समझ रहे ऐसे पढ़ा रहे हो, बकैती कर रहा हूं मैं, लिखने को आता है तीनों, तीन। पहला, हर वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले पार्टिकल एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट को बनाने के लिए, हटाओ। दूसरा, हर वेव फ्रंट पर पाए जाने वाले पार्टिकल धक्का देके सेकेंडरी सोर्स बनवाते हैं, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, और सब सेकेंडरी आपस में लाइट की स्पीड से चलते हैं। तीसरी, हर आगे बनने वाला वेव फ्रंट पीछे वाले का एनवेलप होता है, लिफाफा, उसी जैसा उससे बड़ा। बात खत्म। ये हाइजेंस ने बताई तीन बातें। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। क्या सीखेंगे बोलो? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय वेव थ्योरी। हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हम ये सीखेंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर सीखेंगे आज। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। देखो बेटा, अब हम सीखेंगे क्या? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना सीखेंगे वेव थ्योरी से। कैसे सीखेंगे? देखो भैया, यह है थ्योरी, ध्यान दो, समझना जरा ध्यान से। अब है क्या ये? थोड़ा बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना यार प्लीज, बच्चों थोड़ा दिमाग लगाना यार। ये नहीं कि दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल सुन्न होके नहीं बैठना है, एकदम भांग पी के सोच समझ के बैठना, सोच समझ के देखो। बहुत अच्छी, तो समझ लो पेपर में 100% चांसेस रहते हैं कि इससे आए। 3 साल लगातार आया, लास्ट ईयर नहीं आया, इस साल फिर चांसेस हैं। ये दोनों भाई बहन, ये वाला टॉपिक और अगला टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ, ये दोनों भाई बहन ससुरा कभी ना कभी पेपर में आ जाएंगे, बता रहे हैं 2 नंबर में आएंगे, 2 नंबर में। 3 नंबर में आ गए तो तुम्हारी जय हो, 3 नंबर में आ गए तो फ्री के नंबर हैं 3, फ्री के नंबर में एकदम पो ऐसे नंबर मिल जाएगा तुमको। क्या है ये? देखो बेटा, एक वेव फ्रंट आ रही है, एक वेव फ्रंट आ रही है, लिखा ना इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये ऐसे वेव फ्रंट आ रही है, ये ऐसे करके आ रही है, ऐसे फ्लैट है, फ्लैट अब वेव फ्रंट जब प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन 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 वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट ऐसी होगी, प्लेन है तो
जब इस प्लेन वेव फ्रंट का निचला हिस्सा बी पर टकराया, जब इस प्लेन वेव फ्रंट का निचला हिस्सा बी पर टकराया तो ऊपर वाला हिस्सा ए पर था, यहां ये एंगल 90 डिग्री, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल से ये वाला एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इंसिडेंस एंगल पे लाइट आके टकरा रही है, प्लेन वेव फ्रंट आ रही थी तो ये प्लेन वाला हिस्सा है, प्लेन हिस्से का, प्लेन वेव फ्रंट का निचला हिस्सा बी पर था तो ऊपर वाला हिस्सा हवा में था। सुनना 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 बता रहा हूं, सुनना प्लीज। प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट का निचला हिस्सा बी पर था तो हवा वाला हिस्सा ए पर था, ये 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। अब सोचो जब ये ए वाला हिस्सा आगे बढ़ा होगा तो ये निचला हिस्सा तो टकरा के लौट रहा होगा, मतलब अगर ये पहुंचा यहां पर तो ये पहुंचा यहां पर, ये पहुंचा यहां पर तो ये पहुंचा यहां पर, ये पहुंचा यहां पर तो ये पहुंचा यहां पर, ये पहुंचा यहां पर तो ये पहुंचा यहां पर। इसका मतलब जब ए वाला हिस्सा आके टकराया सी पर तो बी पर जो टकराया था वो लौट के जा चुका है डी तक, ये भी 90 होगा क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट आके टकराई और प्लेन लौट गई। बच्चों ये बेटा, बाबू, सोना, गुड्डा, समझ में आ रहा है कुछ? प्लेन वेव फ्रंट आके जब बी पर टकराई निचला हिस्सा तो ऊपर वाला हिस्सा ए पर था, ए वाला हिस्सा आगे बढ़ा तो बी वाला हिस्सा लौट रहा है, ए वाला हिस्सा और आगे बढ़ा तो बी वाला हिस्सा और लौट रहा है, ए वाला बढ़ते बढ़ते सी पर पहुंच गया तो बी वाला पहुंचते पहुंचते डी तक लौट चुका है। अब जब ये लौट चुका है, लो मिट गए बाबू, सोना, गुड्डा। तो जब ये लौट चुका है तो मैं क्या सिखाया था, लाइट की स्पीड हवा में क्या होती है, सी, और ए से लेकर सी तक जाने में टाइम लगा टी, तो लाइट कितना चली, सी टी। अगर मैं ए से सी की बात करूं, मिटाओ इसको, अगर मैं ए से सी की बात करूं, ए से सी इस डिस्टेंस की बात करूं तो इसको जाने में टाइम लगा टी, लाइट हवा में चलती है सी स्पीड से, तो एसी की दूरी कितनी हो गई, सी टी, और जितने टाइम में लाइट ए से सी पहुंची उतने टाइम में बी से डी पहुंची तो ये भी टाइम लगा टी, और लाइट की स्पीड क्या होती है, सी टी। इसका मतलब बी से लेकर डी तक की भी डिस्टेंस कितनी हो गई, सी टी। तो ए से लेकर सी की दूरी भी सी टी और बी से लेकर डी की दूरी भी सी टी। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई तो मैं आगे बोलूंगा, अदरवाइज मैं नहीं आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं बोल रहा किसी से कुछ भी। यस और नो, कितना समझ में आया कि नहीं, हैंड रेज प्लीज। मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो क्या पढ़ाऊं फिर मैं। ओके ओके ओके, अदर स्टूडेंट्स, ओके, चलो भैया। इसका मतलब बच्चों ए से लेकर सी तक लाइट को चलने में टाइम लगा टी, डिस्टेंस स्पीड कितनी सी, तो डिस्टेंस सी टी, स्पीड इनटू टाइम। जितना टाइम ए से सी में लगा उतना ही टाइम बी से डी में लगा तो टाइम टी, स्पीड सी, तो फिर से डिस्टेंस कितना, सी टी। तो भैया दो ट्राइंगल ले लेते हैं, प्रूफ करते हैं, फटाफट कहानी खत्म करते हैं इसको। देखो जरा ध्यान से, ई है क्या, समझो। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री, अब ये है 90, ये 90, तो ये कितना होगा, 60, ये 60, अब ये है 90, ये है 90, तो ये कितना होगा, 30, ये 30, ये 60, ये फिर 30। इसी से पता चलता है, इसी से पता चलता है कि ये वाला एंगल आई इसलिए ये वाला भी एंगल आई, बात खत्म। सिमिलरली ये वाला एंगल आर इसलिए ये वाला भी एंगल आर। ये एंगल तो 90 था, ये एंगल भी 90 था,
दो ट्राइंगल ले लो, यहां लिख रहा हूं मैं इन ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी। ठीक है, ये दूरी थी सी टी, ये दूरी भी थी सी टी। अब दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90, ए और डी 90 है, हटाओ। बी सी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन साइड, और ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी सेम डिस्टेंस है सी टी। जब किसी ट्राइंगल की तीन चीजें बराबर हो जाती हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जब किसी ट्राइंगल की तीन चीजें बराबर हो जाती है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ बी ए सी कॉन्ग्रुएंट में ट्राइंगल बी डी सी। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये तो प्रूव करना था अपने आप को। तो एंगल आई इक्वल टू क्या हो गया, एंगल आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ। बच्चों हाँ या ना, हैंड रेज प्लीज, इतना काम तो करोगे तुम। हैंड रेज प्लीज, समझना है, हैंड रेज करना है, बात खत्म। समझना है, हैंड रेज करना है ही। दो ट्राइंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कहानी खत्म, आई इक्वल टू आर हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। अब है स्नेल्स लॉ का प्रूफ। अब है बेटा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी, बाय वेव थ्योरी। मतलब हम लोगों को स्नेल्स लॉ प्रूव करना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू सी अपॉन वी। क्या होता है बेटा? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू सी अपॉन वी। ये प्रूव करना है। स्नेल्स लॉ सिंपल यार, देखो देखो, सेम डायग्राम, सेम सारी चीजें देखो, ध्यान देना। ये डायग्राम आ गया। पहले वेव फ्रंट आ रहा था, पहले कोई वेव फ्रंट आ रहा था, टकरा रहा था, लौट जा रहा था, रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि नीचे पानी है, हवा से पानी में, तो कोई वेव फ्रंट आ रहा है, टकरा रहा है, पानी में चला जा रहा है। कोई वेव फ्रंट आ रहा है, टकरा रहा है, पानी में चला जा रहा है। सही है? क्या कह रहे हो तुम? एक ही बच्चा पीछे पड़ा है। शायरी सुना दूं? शायरी 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 1 लाख मैसेज भेज चुका मुझे वो। लो सुन लो, दिल में दर्द होता रहेगा उसके। लो सुनो, शायरी सुनो, बड़ी अच्छी सी है, 2 लाइनों की, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और वो शायरी ऐसी है, लगभग 90% तुम्हारी एज में उसी से परेशान है। लगभग 90%, हो सकता है ज्यादा हो, कम तो नहीं है, उसी से परेशान है 90%। और सिचुएशन सबके साथ वही है। मुद्दतों बाद, क्या ध्यान देना, तुम पता नहीं समझो ना समझो। मुद्दतों बाद, बोलो वाह, अपने घर में बोलो। मुद्दतों बाद एक हमदर्द मिला हमको। मुद्दतों बाद, मुद्दतों बाद एक हमदर्द मिला हमको, फिर उसी से हर दर्द मिला हमको। सुन ली? देखो भाई, यही है, तुम जिसको सबसे ज्यादा अच्छा मानोगे, रुलाएगा तुमको वही। क्योंकि किसी दूसरे को नहीं पता कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। तो कृपया करके अपनी वीकनेस किसी को ना बताएं और ना ही अपने को किसी की वीकनेस बनाएं।
बी स्ट्रॉन्ग, बी फ्री, बी आइसोलेटेड, बी इलेक्ट्रॉन्स। समझे? देखो ध्यान से। हाँ तो है क्या? तो ये हो रहा है, ये ऊपर हवा नीचे पानी, सही है। अब लाइट आ रही है, वही वेव फ्रंट आ रही है, ये वेव फ्रंट आ रही है। फिर वही है, जब वेव फ्रंट का निचला हिस्सा ए पर टकराया, बोलो, जब वेव फ्रंट का निचला हिस्सा ए पर टकराया तो ऊपर वाला हिस्सा हवा में था। लेकिन 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 जब ऊपर वाला हिस्सा सी पर पहुंचा, नॉर्मल, जब ऊपर वाला हिस्सा सी पर पहुंचा तो नीचे वाला हिस्सा कहां? पानी में गया। ऊपर पहले लौट रहा था ना, पानी में जाएगा। तो बी से लेकर सी तक जाने का टाइम कितना? टी। बी से लेकर सी तक जाने का टाइम कितना? टी। हवा की बात हो रही तो स्पीड सी, स्पीड सी, तो बी से सी तक की दूरी कितनी? सी टी। छोड़ो। सिमिलरली सिमिलरली ए से लेकर डी तक के जाने का टाइम भी टी। जितना टाइम यहां लगेगा उतना टाइम यहां लगेगा। लेकिन पानी में स्पीड सी नहीं, पानी में स्पीड होती है वी। पानी में स्पीड सी नहीं, पानी में स्पीड होती है वी। तो यहां का डिस्टेंस कितना आया? वी टी। सिमिलरली ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल आर होगा, रिफ्रैक्शन। लाइट यहां मुड़ गई तो ये वाला एंगल कितना होगा? आर। तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? आर। अभी सिखाया था सारा। ये 30 तो ससुरा ये 60 तो ये 30, अभी तो सिखाए थे, सही है। तो अगर ये वाला एंगल आर तो ये वाला भी एंगल आर। इस ट्रायंगल में साइन आई लेना जरा। साइन आई, साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना? सी टी, और हाइपो कितना? ए सी। इस ट्रायंगल में साइन आर लेना जरा। साइन आर इक्वल टू साइन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर कितना? वी टी, हाइपो कितना? ए सी। डिवाइड कर दो, ए सी से ए सी मर गया, टी से टी मर गया, तो क्या आ गया? सी अपॉन वी। तो ये तो प्रूफ करना था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू सी अपॉन वी। लो भैया, हो गया स्नेल्स लॉ का प्रूफ। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी हो गया। क्या हो गया? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय वेव थ्योरी हो गया। बच्चों यस और नो प्लीज रेज योर हैंड। गॉट इट और नॉट? गॉट इट? तुम गॉट इट हो गए कि नहीं? कटे आए कि नहीं? चलो भैया बढ़िया, हैंड रेज एवरीवन। ये नहीं कि 2-4 बच्चे खाली सपना देख रहे हैं बैठ के। सबको मीन सबको आना चाहिए समझ में, क्या फायदा नहीं तो फिर मजाक एक तरफ, पढ़ाई लिखाई एक तरफ। देखो जी आगे बढ़ते हैं। तुरंत इसके बाद एक टॉपिक आता है, बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट। क्या आता है टॉपिक? बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट पर वेव फ्रंट का बिहेवियर क्या होगा? अलग अलग ऑब्जेक्ट पर वेव फ्रंट का बिहेवियर क्या होगा? देखो, एक प्लेन वेव फ्रंट है, इसके सामने मैं कॉन्वेक्स लेंस रख दूं। एक प्लेन वेव फ्रंट है, इसके सामने मैं कॉनकेव लेंस रख दूं। एक प्लेन वेव फ्रंट है, इसके सामने मैं कॉनकेव मिरर रख दूं। एक प्लेन वेव फ्रंट है, इसके सामने मैं कॉन्वेक्स मिरर रख दूं। एक प्लेन वेव फ्रंट है, इसके सामने मैं एक प्रिज्म रख दूं। तो इनके बिहेवियर क्या होंगे? वेव फ्रंट के बिहेवियर क्या होंगे? वेव फ्रंट के। दो बातें बोल रहा हूं, बस याद रख लेना। चाहो तो कॉपी में नोट करो, खाली हाथ बैठते हो पढ़ने यार, कॉपी लेकर बैठो, रजाई से बाहर आओ। और ससुरा तुम पढ़ने बैठोगे धीरे धीरे खिसक के फ्लैट हो जाओगे। बेड पे बैठ के पढ़ो मत, ऐसे ऐसे पढ़ने बैठेंगे, ऐसे ये बेड है
ये बेड हो गया इनका। ऐसे पढ़ने बैठेंगे, पहले तो बैठेंगे परपेंडिकुलर, बिल्कुल किताब बिल्कुल मस्त हाथ में। थोड़ी देर बाद ऐसे हो गए, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो और थोड़ी देर बाद गर्दन और नीचे आई, एंगल और बढ़ गया। थोड़ी और देर बाद लो किताब कलेजे पे आ गई, यहाँ पे सीने पे छाती पे। और थोड़ी देर बाद किताब गई भाड़ में, यहाँ पे अपना रजाई ऊपर, बस। और ये पांचों स्टेप में काम लगता है सिर्फ 20 मिनट का। 20 मिनट के अंदर सारे स्टेप्स हो जाते हैं। बेड पे बैठ के मत पढ़ा करो, पढ़ नहीं पाओगे कभी भी। कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ो, कुर्सी भी ऐसी जो आरामदायक ना हो, दोनों तरफ हाथ ना हो, हाथ रखने वाले, कि बगल में सोए तो गिरे मुंह फूट जाए। देखो, और लोहे की कुर्सी हो, लोहे की, नीचे से ठंडा भी लगता रहे बिल्कुल एकदम -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे बैठ के पढ़ो। पहला ऑन कॉन्वेक्स लेंस। दो बातें बता रहा था मैं, लिख लो। प्लेन वेव फ्रंट लिखो चाहे मत लिखो, सुनो। प्लेन वेव फ्रंट जिस चीज पर टकराती है उसी जैसी पहली बात, उसी जैसी और उसी की प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। उसी जैसी हो जाती है, उसी जैसी जिस पर टकराई, उसी जैसी और उसी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी। देखो कैसे, जैसे प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट आके टकराई कॉन्वेक्स लेंस पे, इस पे, और कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? कन्वर्जिंग। अच्छी बात लगी, हम बाकी तो चलो हम कभी कभी डांटते उठते रहते हैं, वो डांट नहीं है बेटा, प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये अच्छा लगा देख के कि 11:15 हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है यार। आजकल के समय में कौन किसकी बात मानता है, तुम लोग इतनी बात मान रहे हो, उसके लिए धन्यवाद आपका, पढ़ लो मेहनत से। देखो बेटा, हम कभी कभी डांट दें तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि अगली बार और डांटेंगे। तो है क्या, अब सोच के देखो, कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कन्वर्जिंग। यहां से प्लेन वेव आ रही है, मैंने कहा उसी जैसी, तो पहला सरफेस जैसा होता है वैसी हो जाती है, अब प्रॉपर्टी इसी को फॉलो करेगी। तो पहले वाले सरफेस जैसी हो गई और प्रॉपर्टी को वही फॉलो करते जाएगी। लो, हो गया, पहले सरफेस जैसी हो गई, उसी की प्रॉपर्टी को फॉलो किया। पहला डायग्राम खत्म, आगे बढ़ते हैं दूसरा डायग्राम। फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस पे भी देखो, ये आ रही है वेव फ्रंट प्लेन, ये प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, और इसके आगे मैंने एक कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब कॉनकेव लेंस की खुद की प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉनकेव लेंस की खुद की प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जिंग, ऐसे ऐसे। तो मैंने क्या बोला, लाइट अगर आके टकराएगी तो फर्स्ट सरफेस जैसी हो जाएगी, ऐसी है ना, तो ऐसी हो जाएगी, और इसी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, मतलब डाइवर्ज होती जाएगी, ऐसे होती जाएगी, पहले सरफेस जैसी और आगे बढ़ जाएगी। हो गया दूसरा डायग्राम। तीसरा देखो, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ध्यान देंगे जरा बेटा, कौन से मिरर? कॉनकेव मिरर, समझो, कॉनकेव मिरर। ओके, एक तो प्लेन वेव फ्रंट हो गया ये,
प्लेन वेव फ्रंट हो गया। हमने यहाँ बनाया कॉनकेव मिरर, ये देखो कॉनकेव मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है? कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट अगर टकराई तो कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज करता है। तो भैया फिर वही हुआ, लाइट आके टकराई उसी जैसी और उसकी प्रॉपर्टी तो उस जैसी हो गई और कन्वर्ज होती चली गई, बात खत्म। पहले सरफेस जैसी हो गई, कन्वर्जिंग हो गई। समझ में आ रहा है कुछ यार ये बच्चे, या नहीं आ रहा है? हैंड रेज जरा, हैंड रेज जरा। और तो रहा है समझ में तुमको, कर लेना बेटा, पढ़ लेना इसको, है ना? हाँ बहुत सुंदर, अच्छे बच्चे हो तुम, वो अलग बात है, लेकिन हम तुम्हें फालतू डांट देते हैं, लेकिन बच्चे तुम लोग अच्छे हो। तीसरा, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, मेहनत से पढ़ो यार। लो ये देखो, प्लेन वेव फ्रंट आई, मिरर कॉन्वेक्स है, ओके, ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है डाइवर्ज करना, डाइवर्ज करना। तो मैंने कहा उसी जैसी हो गई और डाइवर्ज होती जाएगी। ये देखो क्या होती जाएगी, डाइवर्ज। तो कॉन्वेक्स मिरर भी हो गया। नेक्स्ट देखो प्रिज्म, फॉर प्रिज्म, किसके लिए बेटा? प्रिज्म के लिए। ध्यान देना, मान लो यहां से एक लाइट आई, प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट, हमने यहां बना दिया एक प्रिज्म, ये एक प्रिज्म बना दिया। प्रिज्म की खासियत होती है, प्रिज्म की खासियत होती है कि जब इसके ऊपर लाइट टकराती है तो ये ऐसे मोड़ देता है। प्रिज्म की खासियत होती है जब लाइट टकराती है तो ऐसे मोड़ देता है। क्या करता है? ये मोड़ देता है ऐसे। अरे तो ये लाइट को मोड़ देता है ऐसे। तो ये भी प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, जब इस पे टकराएगी तो उसी जैसी, ये है बेटा फर्स्ट सरफेस, इसी जैसी हो जाएगी, इसी जैसी, और तिरछा भी उतना ही हो जाएगी, बस ऐसे निकलती जाएगी प्लेन वेव फ्रंट, कलर पीला, उसी जैसी, और ऐसी आगे बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे, उसी जैसी होकर उसी के फॉलो, नेचर को फॉलो करने लगेगी। ये प्रिज्म का केस हो गया। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो बेटा? बाबू बताओ मेरे बच्चों, यहाँ तक आ गई बेटा बात समझ में सारी की सारी? बहुत सुंदर। अब पढ़ लेना इसको, ये नहीं कि अभी भी ना पढ़ें, पढ़ना जरूर, 5 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, ठीक है? वेरी गुड। तो आज की क्लास हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, हम लोग मिलते हैं कल। एक पार्ट खत्म हुआ वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है? ओके, टाटा बाय बाय, मौज लो, बढ़िया से रहो।